हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को उर्वरक के बारे में पढ़ना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट के बारे में मैंने जो है वो पढ़ा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके जो है वो देख सकते हैं। इसके पहले जो है मैं पॉलिटी का भी सीरीज स्टार्ट किया हूँ। अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें जो है वो थ्योरी और एमसीक्यू जो है वो चैप्टर वाइज डिटेल में करवा रहा हूँ, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग जो है वो उर्वरक से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन हम लोग जो है वो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि उर्वरक होता क्या है। तो उर्वरक वे साधन है जिनका प्रयोग पौधों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से मिट्टी में किया जाता है। यानी कि उर्वरक वे साधन होते हैं जिसमें पौधों की आवश्यकता अनुसार मिट्टी में जो है वो उर्वरक को डाला जाता है, जिसके जरिए पौधे को जो है आपको मिलता है, जो है वो जो सपोर्ट मिलता है, न्यूट्रिएंट्स एक तरह से बोल सकते हैं, वह जो है वो उर्वरक कहलाता है। उर्वरकता प्रदान करने वाले को ही उर्वरक कहते हैं। आशा करूंगा कि आपको ये जो है वो समझ में आया होगा। आइए इसमें हम लोग जो है वो कुछ और जो है वो देख लेते हैं कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है। तो देखिए, उर्वरक जो होता है वो एक अकार्बनिक लवण होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। यानी कि जो उर्वरक होता है, उर्वरक से मिट्टी को जो है वो ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। और उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में जो है उर्वरक में पाया जाता है। वहीं खाद में जो है वो हम लोग देख लेते हैं। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधे के अवशेषों के विघटन से जो है वो प्राप्त होता है। खाद खेतों में बनाई जो है वो जाती है और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में जो है वो प्राप्त होता है। और वहीं खाद में पादप पोषक जो है वो तुलनात्मक रूप से जो है वो कम होता है। तो आशा करूंगा कि आपको जो है ये उर्वरक और खाद में जो है वो अंतर आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग जो है वो एक टॉपिक देखते हैं इसमें कि नाइट्रोजन यानी कि वह चीज़ जो कि नाइट्रोजन के मिलकर बना होता है, उसमें नाइट्रोजनों की मात्रा जो है वो कितनी होती है। तो जो अमोनियम सल्फेट होता है उसमें नाइट्रोजन 21% होता है, अमोनियम क्लोराइड में 25% होता है, अमोनियम नाइट्रेट में 35% नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम नाइट्रेट में जो है वो आपका 17% नाइट्रोजन होता है, वहीं सोडियम नाइट्रेट में 16% होता है, और कैल्शियम साइनामाइड में जो है 21% होता है नाइट्रोजन। वहीं यूरिया में सबसे ज़्यादा लगभग 45 से 46% तक होता है। और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है हर एग्जाम में कि यूरिया में जो है वो कितना परसेंट जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला जो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो फास्फोरस से संबंधित उर्वरक हैं उसमें फॉस्फेट की मात्रा कितना होता है। तो सुपर फॉस्फेट में 16 से 47% होता है, एमोफॉस में जो है 48% फास्फोरस पाया जाता है, बेसिक स्लैग में 15 से 25%, हड्डी का चूरा में 20 से 25% फास्फोरस, और राक फॉस्फेट में जो है 25 से 30% जो है वो फास्फोरस पाया जाता है। वहीं कैल्शियम फॉस्फेट या फिर इसमें जो है 50% और मेटा फॉस्फेट में जो है वो 64%। तो सबसे ज़्यादा जो है वो मेटा फॉस्फेट में पाया जाता है 64% फास्फोरस। अगला है कि पोटेशियम संबंधी जो उर्वरक होते हैं उसमें पोटास कितने पाए जाते हैं। तो जो पोटेशियम क्लोराइड होता है उसमें 48 से 60% पाया जाता है आपका पोटास, और पोटेशियम सल्फेट में 48 से 50%, कैनीट में 12 से 16%, पोटेशियम नाइट्रेट में 44%, वहीं लकड़ी की राख में 3 से 7% जो है वो पोटेशियम मिलता है, वहीं तंबाकू के डंठल में जो है वो 4 से 9% मिलता है। तो आशा करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न कथनों पर विचार करें। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन कह रहा है कि पौधे की फास्फोरस आवश्यकता की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता होती है। कारण है कि 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से
3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। पौधे के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को प्रमुख आवश्यक तत्वों के रूप में माना जाता है, इसलिए इनकी आवश्यक मात्रा को उर्वरक के रूप में दिया जाता है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद में मात्र 1.5 से 3 किलो फास्फोरस प्राप्त होता है, अतः इसकी पूर्ति हेतु रासायनिक उर्वरक आवश्यक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग होता है। तो नाइट्रोजन, गेहूं की खेती के लिए जो है वो नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग होता है। नाइट्रोजन पादपों का एक आवश्यक तत्व है। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का एक परम आवश्यक उर्वरक है। गेहूं की उचित हरितिमा तथा उचित विकास के लिए नाइट्रोजन जो है वो अपरिहार्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो आपका कौन सा है। तो वो आपका हाइड्रोजन तत्व है जो कि उर्वरक में नहीं पाया जाता है। उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। उर्वरक जो है मुख्य उर्वरक में जो है वो कौन सा पाया जाता है। तो नत्रजन या फिर जिसको नाइट्रोजन कहते हैं, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो है वो स्थूल पोषक तत्व में पाए जाते हैं। वहीं सूक्ष्म पोषक तत्व में बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम और आपका जस्ता पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सूची 1 को सूची 2 में देखना है कि कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। आइए जो है इसका हम लोग यहाँ पर मिलान करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आंसर गलत दिया हुआ था। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम पौधे के दीर्घ पोषक तत्व हैं। नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाती हैं तथा पौधे की वृद्धि एवं विकास रुक जाती है। पौधे फास्फोरस को प्रायः फॉस्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। यह जड़ों के विकास के लिए आवश्यक होता है। देखिए, नाइट्रोजन की अगर कमी होगी, अगर किसी पौधे में नाइट्रोजन की कमी होगी तो उसकी पत्ता जो है वो पीला हो जाएगा और पौधे की वृद्धि और विकास जो है रुक जाएगा। लेकिन फास्फोरस की कमी होगी तो फास्फोरस जो है आपको जड़ों की विकास के लिए आवश्यक होता है। पोटेशियम की स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि पोटेशियम जो है वो जो स्टोमाटा होता है पत्तियों में, उसको खोलने और बंद करने में महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाता है। बोरोन पौधे का एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसकी कमी से चुकंदर में हार्ट रूट तथा सेब में आंतरिक कॉर्क यानी कि नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे की जड़ों में रूट नूडल्स नहीं बनती है। ऐसा पाया गया है कि बोरोन कई रोगों के प्रतिरोधक क्षमता विकास करने में सहायक होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी विकल्प जो है वो आपका सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पर जो विकल्प दिए हुए हैं, नाइट्रोजन जो है वो वृद्धि और विकास के लिए है, हम लोगों ने पढ़ा। फास्फोरस जो है वो जड़ की विकास के लिए है। पोटेशियम जो है वो स्टोमाटा के खुलने या बंद होने से संबंधित है और नियंत्रण करता है। वहीं बोरोन जो है वो रोग प्रतिरोधक है। तो इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि गलत है, सारे के सारे सही है। आप जो है याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक जो है वो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा उर्वरक है जो कि मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो है वो अम्ल छोड़ता है। तो अमोनियम सल्फेट जो है। मृदा में अम्ल की माप मृदा के पीएच मूल्य के द्वारा की जाती है। पीएच मूल्य जितना कम होगा मृदा उतना ही जो है वो अम्लीय होगी। प्रश्न विकल्प में दिए गए अनुसार अमोनियम सल्फेट NH4 उर्वरक मृदा में सर्वाधिक जो है वो अम्ल छोड़ता है, यानी कि उसका पीएच मान कम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यूरिया है। तो यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक है जिसमें लगभग 45 से 46% जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो CONH2 जो है वो होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जो है जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है। तो लगभग 47% आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है। तो यूरिया में उपस्थित होने वाले कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो होता है।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन जो है वो आपका एमाइड के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में कौन 20 डिग्री से पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है, यानी कि 20 डिग्री में कौन सा निम्नलिखित में से उर्वरक है जो कि जल में घुलनशील है। तो वो आपका यूरिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। दूसरा है कि अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। तीसरा है कि सल्फर जो फॉस्फेरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधक कारखाना का उत्पाद है। तो इसमें से कौन सा जो है वो सही है। तो केवल 2 और 3 जो है वो आपका सही है कि अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, वहीं सल्फर जो फॉस्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधक कारखाना का उत्पाद है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो 2.2 kg यूरिया की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन उपस्थित होता है, अर्थात 460 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित होता है 1000 ग्राम यूरिया में। तो वो आपका अगर 1000 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है तो लगभग 2.2 किलोग्राम अगर रहेगा तो आपका हो जाएगा, यानी कि 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए 2.2 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों की अत्यधिक जो है उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है। नाइट्रोजन यौगिकरण सूक्ष्म जीव का मिट्टी में प्रचुरोदमन यानी कि प्रोलिफरेशन होता है। दूसरा है कि मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो जाती है। तीसरा है कि भौम जल जिसको ग्राउंड वाटर कहते हैं उसमें नाइट्रोजन का निक्षालन यानी कि लीचिंग हो जाता है। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कि 2 और 3 इसका सही है। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के पर्यावरण विभिन्न जो है वह तरीकों से प्रभावित हो सकता है, जिसमें मिट्टी का अत्यधिक अम्लीय हो जाना, भौम जल की नैसर्गिकता नाइट्रोजन के निक्षालन से नष्ट हो जाना, जल में अन्य खनिजों का अत्यधिक पाया जाना आदि प्रमुख जो है वो परिणाम हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिस रूप में पौधा नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो कौन सा है। तो नाइट्रेट के रूप में जो है वो पौधा नाइट्रोजन प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पाद में किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है यूरिया उर्वरक के उत्पाद में किया जाता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2CO होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलय है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पाद द्रव्य अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया यानी कि नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है। तो क्यों करती है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है, यानी कि जो नीम कोट लगाया जाता है यूरिया के ऊपर वह जो जल्दी पानी में घुल जाता है उसकी दर को जो है वो कम कर देता है। नीम आलेपित यूरिया में यूरिया के प्रत्येक कण में नमी के तेल का लेपन होता है जो मृदा में यूरिया के घुलने की दर को कम कर देता है, जिससे फसलों के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाती है। नीम लेपित यूरिया की अपेक्षाकृत कम मात्रा में आवश्यकता होती है और इससे फसल उत्पादन भी अधिक होता है। नीम लेपित यूरिया
औद्योगिक प्रयोग हेतु उपयुक्त नहीं होता है, जिससे सब्सिडीकृत यूरिया के गैर कृषि उपयोगों में गैर कानूनी पथांतरण की संभावना भी बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। तो DAP में जिसको बोला जाता है क्या कि डाई अमोनियम फॉस्फेट में जो है वो आपका 18% नाइट्रोजन और 46% जो है वो P2O5 जो है वो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। तो मिश्रित जो है वो आपका NPK है। मिश्रित जो है वो आपका NPK है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो सोडियम सल्फेट जो है वो रासायनिक उर्वरक नहीं है। यूरिया, सुपर फॉस्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक उर्वरक है, जबकि सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है। तो यूरिया है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CH4N2O होता है। इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में इसका उपयोग होता है। यह फसलों में जो है वो पर्णीय यानी कि फ्लोरियर छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित जो है वो क्या है। तो वो आपका यूरिया है। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन कि ह्यूमस उदाहरण है। तो ह्यूमस जो है वो जैविक कोलाइड का उदाहरण है। ह्यूमस जो है जैविक कोलाइड का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। तो हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो सनई है। कृषि में हरी अविघटित सामग्री का उपयोग जब खाद के रूप में किया जाता है तो उसे हरे खाद जो है वो कहते हैं। मृदा के लगातार दोहन से उसमें उपस्थित पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इनकी क्षतिपूर्ति हेतु तथा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल सनई है। फिर उसके बाद ढैंचा है, गवार है, लोबिया है, मूंग है और उड़द तथा जंगली नील है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें अजोला जो है वो मक्का से संबंधित नहीं है। नील हरित शैवाल धान से संबंधित है। राइजोबियम लेग्यूमिनेरस मटर से संबंधित है। वहीं एजोटोबैक्टर जो है वो गेहूं से संबंधित है। देख लेते हैं इसका व्याख्या कि एजोला, एनाबिना, नास्टॉक, नील हरित शैवाल आदि धान की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं। ये जैव उर्वरक की तरह कार्य करते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम मटर की फसल में होता है, जबकि एजोटोबैक्टर गेहूं की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक है। सामान्यतः एजोला मक्का की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला जो चैप्टर आएगा वो केमिस्ट्री जो है आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया है। अगला जो है वो विविध आएगा, जिसमें अगर कुछ क्वेश्चन छूटा होगा तो उसको जो है वो मैं करवा दूंगा। अगला टॉपिक आपका होगा। तो मैंने जो है वो लगभग 20 से 22 वीडियो में जो है वो टोटल केमिस्ट्री को ख़त्म कर दिया है। चैप्टर वाइज मैंने ख़त्म किया है। तो अगर आप इसको पूरा जो है वो देखना चाहते हैं शुरू से, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। आगे जो है मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर कोई आप में से बिहार SAC का अगर कोई तैयारी करने वाला है, जो कि 10+2 का जो है वो वैकेंसी आया था 12,000 के लगभग, तो उसका मैं जो है वो GK का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आपको उसको देखना है तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसको जो है मैं 1 या 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो स्टार्ट कर दूँगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।